नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज क्लास 11 के चैप्टर्स इसमें हम कवर कर रहे थे। आल्सो फॉर कंपटीशंस, ये फंडामेंटल्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन इन ए प्लेन में ये है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम सीखेंगे टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। तो वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा 2 डायमेंशन में, वो हम सीखेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट मोशन इन ए प्लेन। इन दिस सेक्शन वी शैल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। बच्चों, आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल सकते हो। तो ये है मोशन इन ए प्लेन, पेज 73 मेरे पास जो बुक है। आपकी बुक में थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। अच्छा, नई इन्फॉर्मेशन ये है कि सिलेबस में 30% कट होना है, पर जब तक वो नया सिलेबस बनकर नहीं आ जाता, आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारी अफवाहें हैं। यानी यूट्यूब इटसेल्फ पर, इस चैनल पर बहुत सारे लोगों ने पुराने सिलेबस को नया बताकर डाल रखा है। इवन आप गूगल पर जब देखते हैं तो वहाँ पर 2020-21 के नाम से नया सिलेबस वो लोग दिखा रहे हैं, जिसमें ये बोल रहे हैं कि ये अपडेटेड सिलेबस है। पर जब मैंने उस सिलेबस को देखा बच्चों, वो पुराना सिलेबस उन्होंने डाला हुआ है। तो आप लोग को इधर उधर कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नया अपडेटेड रिड्यूस सिलेबस आएगा, मैं उसके बारे में वीडियो बनाकर आपको अच्छे से गाइड करूँगा। और एट प्रेजेंट जो 2020-21 का सिलेबस है, उसके हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट के साथ लिंक करना सीखेंगे आर्टिकल 4.7.1 में। तो पोजीशन वेक्टर आर ऑफ ए पार्टिकल पी, ये देख रहे हैं आप, लोकेटेड इन ए प्लेन विद रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ एन XY रेफरेंस फ्रेम, ये XY रेफरेंस फ्रेम इज गिवन बाय, इसके पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते हैं। ये जितने भी डार्क बोल्ड लेटर्स हैं, ये सब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बुक में। वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि इधर इसका मैग्नीट्यूड x है, इधर y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड y है। वेयर x एंड y आर कंपोनेंट्स ऑफ r अलोंग x एंड y एक्सिस, सिंपली दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो हम उसके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इस डायग्राम को देखें। अगर पार्टिकल पॉइंट P से थोड़ा आगे चले गया P डैश तक, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ से मूव कर गया। अब पाथ चाहे जाने का कुछ भी रहा हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल और फाइनल पोजिशन सिर्फ लेते हैं। तो x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा x, जबकि y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा y। तो इसको ही हमें समझना है। पोजीशन वेक्टर r, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r, एवरेज वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं हम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम करके। तो टाइम यहाँ नहीं दिख रहा है, ये तो XY एक्सिस है। तो इस डिटेल को हम समझते हैं इस डायग्राम के रेफरेंस में। सपोज पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व शोन बाय द थिक लाइन, जैसा अभी मैंने दिखाया था, एंड इज एट P एट टाइम T एंड P डैश एट टाइम T डैश। फिगर 4.12 भी आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। देन द डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा r इक्वल टू r डैश माइनस r, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्राइंगल लॉ अगर हम इसमें लगाएं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ r प्लस डेल्टा r इक्वल टू r डैश, क्योंकि अपोजिट ओरिएंटेशन में। तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर मुझे डेल्टा r कितना मिल जाएगा, डेल्टा r मिलेगा r डैश माइनस r, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है डेल्टा r इक्वल टू r डैश माइनस r, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम P टू P डैश। इसकी डायरेक्शन P से P डैश की तरफ है, जिसको हम किससे दिखा रहे हैं। मान लो PP डैश के टर्म्स में लिखना हो तो मैं इसको R के नीचे सबस्क्रिप्ट लगा के क्या लिखूंगा, PP डैश, जो कि हो जाएगा R डैश माइनस R। वी कैन राइट इक्वेशन 4.25 इन ए कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया हमने, R डैश की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, R डैश के कंपोनेंट्स मान लीजिए X डैश और Y डैश है, और फिर डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने पर हमारे पास जो
डिफरेंस है उसको अगर मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, एक्स डैश माइनस एक्स को, वाई डैश माइनस वाई को अगर मैं डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट करूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई कैप टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस जे कैप टाइम्स डेल्टा वाई, और आई कैप जे कैप को हम बाद में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स एक्स डैश माइनस एक्स है, डेल्टा वाई वाई डैश माइनस वाई। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख लिया, वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? द एवरेज वेलोसिटी v बार ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई बच्चों डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप को हमने डेल्टा टी से डिवाइड किया, और इसको ब्रेक करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। तो ये हो गया आई कैप टाइम्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी प्लस जे कैप टाइम्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। और यहाँ से इस बात का प्रूफ आ गया कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है टाइम्स आई कैप प्लस y डायरेक्शन में जो एवरेज वेलोसिटी है टाइम्स जे कैप के बराबर होगी, यानी वेलोसिटी भी हमारे पास कैसे आ गया? कंपोनेंट फॉर्म में आ गया बच्चों। सिंस v बार इक्वल टू डेल्टा r बाय डेल्टा t, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ डेल्टा r, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालनी है तो हमें कंडीशन लगानी होगी डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हमने लिमिट लगा दी, limiting value of the average velocity as the time interval approaches 0. So v is limit delta t tends to 0 delta r by delta t, जो हमें मिलता है dr by dt। तो इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन है velocity का। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा, velocity को हमने समझा वेक्टर फॉर्म में। The meaning of the limiting process can be easily understood with the help of figure 4.13a to d। तो सीक्वेंस में ये फिगर है 4.13 में a से लेकर d तक, इनसे हम सीक्वेंस में पूरी डिटेल समझ सकते हैं कि कैसे ये लिमिट अप्लाई हो रही है। इन दिस फिगर्स द थिक लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट p एट टाइम t। p1, p2 एंड p3 रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम्स डेल्टा t1, डेल्टा t2 एंड डेल्टा t3, जहां पर डेल्टा r1, डेल्टा r2, डेल्टा r3 डिस्प्लेसमेंट से ऑब्जेक्ट के इन टाइम इंटरवल डेल्टा t1, डेल्टा t2, डेल्टा t3 सो ऑन। तो इन डायग्राम्स को अगर आप देखते हैं, ये फिगर ए, देन फिगर बी, पी से P1, P से P2, डेल्टा R2 यानी थोड़ा सा और आगे चले गया, देन P से P3 एंड P से सो ऑन, कहाँ तक भी, जहाँ तक भी हम ले जाना चाहें, Rn तक ले जाना चाहें। तो एज द टाइम इंटरवल डेल्टा t अप्रोचेस 0, जैसे जैसे छोटा होते होते 0 की तरफ जाएगा, द एवरेज वेलोसिटी अप्रोचेस द वेलोसिटी v। तो यहाँ पर क्या किया बच्चों हमने, ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, डेल्टा r1 इज ग्रेटर देन डेल्टा r2, हमने क्या किया डिस्प्लेसमेंट को कम करते गए, डेल्टा r3 उससे भी कम है, और फाइनली यहाँ पर वो हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल, यानी हम बोलेंगे टाइम इंटरवल जैसे जैसे छोटा हुआ डेल्टा r भी छोटा होते होते 0 की तरफ जा रहा है, और उस टाइम जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। The direction of average velocity v bar is shown in figures A, B and C for 3 decreasing values of delta t, that is delta t1, delta t2 and delta t3, जहाँ पे ये जो टाइम इंटरवल हैं ये भी घटते जा रहे हैं, टाइम इंटरवल छोटा 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 करते जा रहे हैं, डेल्टा t tends to 0, delta r also tends to 0 and is along the tangent to the path, therefore the direction of velocity on the path of an object is tangential to the path at that point is in the direction of motion। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। वी कैन एक्सप्रेस v इन ए कंपोनेंट फॉर्म, वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है आपको, तो यहाँ से हम सीख सकते हैं v है dr by dt, हमने इसमें कंडीशन लगाई लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x by डेल्टा t आई कैप डेल्टा y by डेल्टा t j कैप, और कन्वर्ट करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, x कंपोनेंट को vx और y कंपोनेंट को अगर vy से दिखाएं तो वेक्टर v हो गया vx i कैप प्लस vy j कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो इफ द एक्सप्रेशंस फॉर द कोऑर्डिनेट्स x and y आर नोन एज फंक्शन ऑफ टाइम, वी कैन यूज दीज इक्वेशंस टू फाइंड vx and vy, और ऐसा हम क्वेश्चंस में करेंगे बच्चों। अब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 2D रेजोल्यूशन में, वेक्टर के 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन में प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री पर हैं। तो अगर मैं कोसाइन लॉ भी लगाता हूं तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90, तो 2pq cos 90 वाली टर्म तो 0 हो गई, तो अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचता है।
तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का। और इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम tan थीटा से निकाल सकते हैं, tan थीटा इज vy बाय vx, तो थीटा हो गया tan इनवर्स vy बाय vx। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे काम के हैं। ये कब काम आते हैं? जब दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। vx, vy and angle theta are shown in figure 4.14 for a velocity vector v। तो फिगर 4.14 हम देखेंगे, इसमें इनको रिप्रेजेंट किया गया है, यह है बच्चों फिगर 4.14। तो ये v है, ये इसका x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है। तो हम जब भी चाहें वेलोसिटी को ब्रेक कर सकते हैं अलोंग 2 डायमेंशन, और आगे 3 डायमेंशन में भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं सेम कंसेप्ट को। तो z कंपोनेंट भी इसमें आ जाएगा अगर हम बात करेंगे मोशन इन 3D की। अभी हम बात कर रहे बच्चों मोशन इन ए प्लेन, तो मोशन इन ए प्लेन में तो 2 ही डायरेक्शन है, इसलिए ऐसा है। तो ये हमने सीखा वेलोसिटी को एक्सप्रेस करना। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। The average acceleration a of an object for the time interval delta t moving in xy plane is the change in velocity divided by the time interval। Simply उसी कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाया। velocity rate of change of displacement, acceleration rate of change of velocity। तो सेम कंसेप्ट को एक्सटेंड किया हमने, सिमेट्री से आप देख सकते हैं। a हो गया डेल्टा v बाय डेल्टा t, एवरेज एक्सेलरेशन यानी डेल्टा टाइम्स v की वैल्यू रख दी हमने वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब इसको ब्रेक कर दिया, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, ए एक्स एंड ए वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो कंपोनेंट हो गए एक्सेलरेशन के भी, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो ये डबल डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है d2x बाई dt2, तो वो हो गया ax, और d2y बाई dt2 हो गया ay। कई क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट भी हमारे काम का है। और एक और फॉर्मेट था इंपॉर्टेंट, आपको पता हो v dv बाई dx, वो भी हमने यूज किया था थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए। और a वेक्टर a को हम लिख सकते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप। द एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन is the limiting value of the average acceleration as the time interval approaches 0। तो a हो गया लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t, क्योंकि डेल्टा v x टाइम i कैप प्लस डेल्टा v y टाइम्स j कैप है, तो एक्सेलरेशन हो गया, कंडीशन लगाई हमने ax i कैप प्लस, ये प्रूफ हो गया इसका, where ax is dvx by dt and ay is d by dt of vy। ऐसे पढ़ना ज़्यादा बेटर है, d by dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ v along y axis। As in this case, in the case of velocity, we can understand graphically the limiting process used in defining acceleration on a graph showing the path of the object's motion। This is shown in figure 4.15a to d। जैसा हमने देखा, p represents the position of the object at time t and p1, p2, p3 positions after time delta t1, delta 2, t2, delta t3 respectively। तो डेल्टा t1 ग्रेटर देन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। द वेलोसिटी वेक्टर्स एट पॉइंट p, p1, p2, p3 आर आल्सो शोन इन फिगर्स, तो भी हमने देखा। इन ईच केस ऑफ डेल्टा t, डेल्टा v इज ऑब्टेन यूजिंग द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे भी हमारे काम आएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज द सेम एज दैट ऑफ डेल्टा v। वी सी दैट एज डेल्टा t डिक्रीजेस, जैसे से कम होगा, the direction of delta v changes and consequently the direction of acceleration changes finally in the limit delta t tends to 0। बच्चों ये डायग्राम फिर सीक्वेंस में बना दिया हमने, तो इसको आप पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं वेलोसिटी में जो चेंज है, फिर दूसरे डायग्राम में पूरा ये सिमेट्री में चल रहा है। अगर आप गौर करें, कम होते होते हमें क्या मिल रहा है, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन मिल रहा है यहाँ पर। दिस इज इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट वाले डायग्राम में वेलोसिटी को देखा था, वैसे वेलोसिटी वाले डायग्राम में ये हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन को। तो सिमिलर वे में आप इसको समझ सकते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर 3 टाइम इंटरवल्स, दैट इज डेल्टा t1, डेल्टा t2 एंड डेल्टा t3 इन द टाइम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। Figure 4.15d, the average acceleration becomes the instantaneous acceleration and has the direction as shown
जो कि डायरेक्शन आप देख रहे हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर जा रही है। ये डेल्टा वी जो बता रहा है यहाँ पर, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है थ्रू आउट। नोट दैट in one dimension the velocity and the acceleration of an object are always along the same straight line, उसी डायरेक्शन में होते हैं, either in the same direction or in the opposite direction। opposite direction तो retardation बोलेंगे, same direction में तो acceleration बोलेंगे। however for motion in 2D or 3D velocity and acceleration vectors may have any angle between 0 degree and 180 degree between them। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बड़े काम का है, इसको आपको हाईलाइट करना है और यहाँ से समझना है कि मोशन इन 1D और मोशन इन 2D और 3D कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच मोशन इन 2D और 3D में क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स आ गए वहाँ पर, तो एंगल 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है बच्चों। एग्जाम्पल 4.4 से हम समझने की कोशिश करते हैं। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ये पोजीशन है किसी पार्टिकल की, r इक्वल टू 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रही है। तो जैसे इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में मिलती है, आपको दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t सेकेंड में है, कोफिशिएंट हैव प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी इन मीटर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फंक्शन है दोनों टाइम के, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। बहुत इजी है, कैलकुलस लगाने पर हमें पता है वेलोसिटी होता है dr बाई dt। हमने इसको डिफरेंशिएट किया, एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो उसको हमने एक्सेलरेशन के बराबर रखा और t की वैल्यू उसमें पुट कर दी हमने जब हमें एक्सेलरेशन चाहिए था। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, अच्छा पहले तो हमने एक्सेलरेशन निकालिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, और क्योंकि x कंपोनेंट 0 आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, फाइंड vt एंड at। तो हमने वेलोसिटी निकाली पहले, पार्ट ए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3i कैप प्लस 4t j कैप। फिर हमने एक्सेलरेशन निकाला, उसके लिए हमने वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, तो x वाली टर्म तो खत्म होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 और 4t j कैप में आ गया 4j कैप। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब बी पार्ट के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन में t को रखा 1 सेकेंड, तो v हमें मिला 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तो जो अभी आपने सीखा था, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 5, जो ट्रिपलेट आप जानते हैं ऑलरेडी। और डायरेक्शन के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स vy बाय vx अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलता है tan इनवर्स 4/3। अब आपको ट्राइंगल अगर आता है तो आप समझ गए होंगे 53 डिग्री कैसे आया, और नहीं आता है तो बच्चों मैं समझा देता हूँ। इट इज़ क्वाइट ईजी। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल तो हो गया 90 डिग्री, जो दिख रहा है हमको साफ साफ, ऐसे दिखाते हैं 90 डिग्री को। अब एक एंगल बड़ा है, एक एंगल छोटा है, तो छोटा वाला एंगल आपको मार्क करना है 37 डिग्री। तो बड़ा वाला, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो बड़ा वाला हो गया बच्चों 53 डिग्री। अब आपको 3, 4, 5 ट्रिपलेट अगर पता है, ये वाली साइड क्योंकि छोटा एंगल है, ये छोटी है, ये 4 और ये 5 हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहाँ से बहुत सारे रेशो आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। sin 37, तो sin 37 हो गया बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। cos 37, अच्छा मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, 3/5 क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3/5 हो जाएगा 37 डिग्री। cos 37 निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। अच्छा tan 37 निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 37 कितना आ गया, परपेंडिकुलर 3 अपॉन बेस 4। और इसी तरह से जो इस क्वेश्चन में यूज किया, हम 53 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए, tan के लिए। तो tan 53 डिग्री अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ
देन इट इज बेस, अब ये है, ये साइड बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बच्चों ये हो गया 4/3। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 4/3 होगा 53 डिग्री। तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे ये रिजल्ट कैसे आया। तो tan इनवर्स 4/3 इज 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ऐसे हमने डायरेक्शन पता की। मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है बच्चों वो है मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, पर उसे हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटे छोटे इसलिए हैं आपका कंसंट्रेशन बना रहे, बर्डन नहीं हो, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से छोटे छोटे कंसेप्ट समझते चलिए, और जब भी आपको समय मिले इनको रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से इन पे पकड़ बनेगी अच्छी, और एनसीईआरटी हमारी एकदम थॉरो, स्मूथली थॉरो हो जाएगी। ओके, मिलते हैं बच्चों फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।